नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मध्य प्रदेश के सतना जिले में धर्म परिवर्तन के मामले में 2 पाद्रियों को अमरपाटन पुलिस ने गिरफ्तार किया। और आपको बता दें कि रविवार शाम को करही गांव की भसोर बस्ती में 2 पादरी ग्रामीणों को बरगलाकर धर्म परिवर्तित कराने की कोशिश कर रहे थे और सूचना पर पुलिस ने दबिश दी और मिशनरी के इन दोनों लोगों को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाई। और वहीं कड़ाई से पूछताछ की गई तो आरोपियों ने धर्म परिवर्तन कराने का जुर्म स्वीकार कर लिया और धर्म परिवर्तन कराने के मामले में मिशनरी के दोनों पादरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और पुलिस ने करही निवासी राजकुमार बंसल की शिकायत पर मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2021 की धारा 3 और 5 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। और पकड़े गए आरोपियों में गोरखपुर का पास्टर विनोद कुमार और अमरपाटन का पास्टर अमर सिंह है। और वहीं आरोपियों के कब्जे से बाइक के साथ ही बड़ी संख्या में क्रिश्चियनी धर्म की किताबें भी बरामद की गई है। और वहीं गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अमरपाटन की कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले पर सुनवाई 13 सितंबर के लिए टाल दी है। और केंद्र सरकार के लिए पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले में नया हल्फनामा दाखिल करने की बात कही और इसके लिए समय का आग्रह किया गया। और वहीं याचिकाकर्ता पक्ष के लिए पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी इस पर आपत्ति नहीं की। इसके चीफ जस्टिस NV रमना ने की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने केंद्र के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। और 17 अगस्त को हुई पिछली सुनवाई में कोर्ट ने 2 पन्ने का संक्षिप्त जवाब दाखिल किया था। और वहीं इसमें उसने मामले की जांच के लिए अपनी तरफ से विशेषज्ञ कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया गया था। और वहीं याचिकाकर्ताओं ने इस संक्षिप्त जवाब का विरोध किया था। और इसके बाद कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा था कि वो विचार करे कि उसे और कुछ कहना है या नहीं। और कोर्ट सरकार का जवाब देखने के बाद आदेश पर विचार करेगा। और पिछली सुनवाई में केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विस्तृत हल्फनामा देने में असमर्थता जताते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता चाहते हैं कि सरकार ये बताए कि वह कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती है, कौन सा नहीं। और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में यह सब हल्फनामे के रूप में नहीं बताया जा सकता। और कल कोई वेबसाइट मिलिट्री उपकरण के इस्तेमाल पर कोई खबर प्रकाशित कर दे तो क्या हम सार्वजनिक रूप से उन सभी बातों का खुलासा करने लगेंगे। और सॉलिसिटर जनरल ने कमेटी के गठन पर जोर देते हुए कहा था कि सरकार ये नहीं कह रही कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगी, लेकिन कुछ बातें सार्वजनिक तौर पर हल्फनामा दायर कर नहीं बताया जा सकती। और वहीं भारत सरकार को कमेटी बनाने दिया जाए और सरकार कमेटी को हर बात बताएगी और वो कमेटी कोर्ट को कोऑपरेट करेगी। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षक पर्व के पहले सम्मेलन को संबोधित किया। और इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने शिक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहलों का भी शुभारंभ किया। और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना में शिक्षकों ने चुनौतियों का समाधान किया, लेकिन अब शिक्षकों के पास अपनी क्षमताएं आगे बढ़ाने का अवसर है। और पीएम मोदी ने कहा कि आज शिक्षक पर्व के अवसर पर अनेक नई योजनाओं का प्रारंभ हुआ। और ये इनिशिएटिव इसलिए भी अहम है क्योंकि देश अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आज़ादी के 100 साल होने पर भारत कैसा होगा, इसके लिए नया संकल्प ले रहा है। और वही उन्होंने आगे कहा कि आप सभी प्रशंसा के पात्र हैं और अब हमें इस भागीदारी को एक नए स्तर तक ले जाना है और हमें इसमें समाज को भी जोड़ना है। और वहीं पीएम मोदी ने कहा कि आज एक और देश के पास बदलाव का वातावरण है तो साथ ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसी आधुनिक और भविष्य की नीति भी है। और इसलिए पिछले कुछ समय से देश लगातार एजुकेशन सेक्टर में एक के बाद एक नए निर्णय ले रहा है और एक बड़ा बदलाव होते देख रहा है। और देश ने सबका साथ सबका विकास
सबका विश्वास के साथ सबका प्रयास का जो संकल्प लिया है वही है। और वहीं विद्यांजलि 2.0 उसके लिए एक जीवन प्लेटफॉर्म की तरह है। और वहीं बहुजन समाज पार्टी प्रमुख और यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के समापन समारोह के दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित किया और साथ ही अगले साल बसपा की सरकार बनाने का दावा किया है। मायावती ने दावा किया कि प्रबुद्ध वर्ग के लोगों बसपा की सरकार बनाने में सहयोग करेंगे। और मायावती ने कहा कि पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने ब्राह्मण समाज के लोगों को दलितों की तरह कभी भी गुमराह ना होने वाला और ना किसी के बहकावे में या प्रॉब्लम में ना आने वाला समाज बनाने का प्रयास किया है। और अगर ऐसा संभव हुआ तो हमारी पार्टी के आगामी विधानसभा चुनाव में 2007 की तरह पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में से कोई नहीं रोक पाएगा। और वहीं मायावती ने आगे कहा कि मुझे दलित वर्ग पर हमेशा से ही गर्व रहा है। दलित वर्ग ने बिना गुमराह और बहकावे में ना आकर पार्टी के कठिन से कठिन दौर में भी बसपा का साथ नहीं छोड़ा और ये लोग मजबूत चट्टान की तरह हमेशा अपनी पार्टी के साथ खड़े रहे। मायावती ने कहा कि मैं उम्मीद करती हूं कि बसपा से जुड़े अन्य सभी वर्गों के लोग भी इनकी तरह अब आगे की तरह गुमराह नहीं होंगे और ना किसी के बहकावे में आएंगे। और वहीं कुछ छात्र लगातार मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2021 परीक्षा स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। और इन छात्रों का कहना है कि नीट यूजी 2021 सीबीएसई की कंपार्टमेंट परीक्षा सहित कई अन्य एग्जाम से टकरा रही है, इसलिए इसे स्थगित किया जाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नीट परीक्षा की तारीख टालने से इनकार कर दिया। और इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नीट एग्जाम को स्थगित करने की मांग करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने इस संबंध में ट्वीट किया और राहुल गांधी ने मंगलवार को ट्वीट पर कहा कि केंद्र सरकार को स्टूडेंट्स की परेशानी नहीं दिख रही है और नीट एग्जाम स्थगित किया जाए, छात्रों को फेयर चांस दिया जाए। और वहीं आपको बता दें कि नीट 2021 परीक्षा 12 सितंबर को प्रस्तावित है। और इससे पहले देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा सोमवार को छात्रों के एक बेंच द्वारा नीट यूजी परीक्षा 2021 को स्थगित करने संबंधी दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते और अगर परीक्षा को फिर से निर्धारित किया जाता है तो यह अधिकांश छात्रों के लिए बहुत अनुचित होगा और इसके लिए परीक्षा तय तारीख 12 सितंबर 2021 को ही आयोजित की जाएगी। शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने साइबर स्पेस में महिला सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के सामने उठाया। चतुर्वेदी ने रविवार को वैष्णव को लिखे एक पत्र में अपनी निराशा व्यक्त की और दावा किया कि पिछले महीने इस मुद्दे पर चर्चा के बावजूद कुछ वेबसाइटों के खिलाफ कोई कदम या कार्रवाई नहीं की गई। और इन वेबसाइट में सुल्ली डील्स नामक एक वेब एप्लीकेशन भी शामिल है जिसमें अपमानजनक सामग्री पोस्ट की गई है। हालांकि आईटी मंत्रालय ने जवाब दिया है कि इस मामले में कार्रवाई 2 महीने पहले जुलाई में की गई थी और इससे पहले कि सांसद ने अगस्त में एक पत्र लिखा था। और मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि सरकार इस वेबसाइट के खिलाफ पहले ही कार्रवाई कर चुकी है और ऐप और यूट्यूब चैनल दोनों को ब्लॉक कर दिया गया। और उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 7 जुलाई को अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ यूट्यूब चैनल को बंद करने के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और सांसद द्वारा पत्र लिखे जाने से पहले 9 जुलाई को एक और प्राथमिकी दर्ज की गई थी। और वहीं चतुर्वेदी ने 30 अगस्त को आईटी मंत्री अश्विन वैष्णव को इसी तरह का एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये वेबसाइट एक विशेष समुदाय की महिलाओं को नीचा दिखाने और अपमानित करने के लिए सामग्री पोस्ट करती है। और चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार से सख्त और तत्काल कार्रवाई करने को कहा क्योंकि महिलाओं की गरिमा की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोमवार को बताया कि अधिकारियों को तब अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के घर पर 3 घंटे इंतजार करना पड़ा था जब वो उनकी मृत्यु के बाद उन्हें दफनाने के लिए गए थे।
और पुलिस ने कहा कि शायद पाकिस्तान और असामाजिक तत्वों के दबाव में गिलानी का परिवार देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कथित तौर पर सीमा पार से फैलाई जा रही अफवाहों का खंडन करते हुए अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से 4 वीडियो भी जारी किए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिलानी के शव को पाकिस्तानी झंडे में लपेटने और उनके घर पर कथित तौर पर देश विरोधी नारे लगाने को लेकर कड़े गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून के तहत मामला दर्ज किया है और पुलिस ने उस वीडियो का संज्ञान भी लिया था जिसमें गिलानी का शव पाकिस्तानी झंडे में लिपटा दिखा था। हालांकि जैसे ही पुलिस शव को अपने कब्जे में लेने के लिए आगे बढ़ी, दिवंगत अलगाववादी नेता के सहयोगियों ने झंडा हटा दिया और गिलानी के शव को उनके आवास के पास एक मस्जिद परिसर में स्थित कब्रिस्तान में दफनाया गया था। और कश्मीर घाटी के 10 में से 8 जिलों में सोमवार को मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई और वहीं कट्टरपंथी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की मौत के कुछ घंटे बाद बुधवार देर रात फोन पर कॉल और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदुओं और मुसलमानों के पुरखे एक ही थे और हर भारतीय हिंदू है। पुणे में ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने सोमवार को कहा कि समझदार मुस्लिम नेताओं को कट्टरपंथियों के विरुद्ध दृढ़ता से खड़ा होना जाना चाहिए। उन्होंने कहा, हिंदू शब्द मातृभूमि, पूर्वज और भारतीय संस्कृति के बराबर है और ये अन्य विचारों का सम्मान नहीं है। हमें मुस्लिम वर्चस्व के बारे में नहीं बल्कि भारतीय वर्चस्व के बारे में सोचना है। भागवत ने कहा कि भारत के सर्वांगीण विकास के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए और इस संगोष्ठी में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय के चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन भी मौजूद थे। और खान ने कहा कि अधिक विविधता से समृद्ध समाज का निर्माण होता है और भारतीय संस्कृति सभी को समान समझती है। हसनैन ने कहा कि मुस्लिम बुद्धिजीवियों को भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाने की पाकिस्तान की कोशिश को विफल करना चाहिए। और वहीं राष्ट्रीय राजधानी में इस साल अब तक डेंगू के कम से कम 124 मामले सामने आए हैं। और वहीं नगर निगम की ओर से सोमवार को जारी की गई एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी से 4 सितंबर की अवधि के दौरान डेंगू के मामलों की संख्या 2018 के बाद से इस साल सबसे ज़्यादा है। और वहीं साल 2018 में इसी अवधि के दौरान डेंगू के 137 मामले सामने आए थे। और रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अगस्त महीने के दौरान ही दिल्ली में डेंगू के 72 मामले सामने आए, जो कि अब तक सामने आए कुल मामलों का 58% है। और सितंबर महीने के शुरुआती 4 दिनों में डेंगू का कोई मामला सामने नहीं आया। डेंगू के मच्छर साफ और स्थिर पानी में पैदा होते हैं, जबकि मलेरिया के मच्छर गंदे पानी में भी पनपते हैं। और वहीं नगर निगम की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 4 सितंबर तक डेंगू के कम से कम 124 मामले सामने आए। और रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में इस साल जनवरी में डेंगू का कोई मामला सामने नहीं आया, जबकि फरवरी में 2, मार्च में 5, अप्रैल में 10, मई में 12 और जून में 7 और जुलाई में 16 मामले सामने आए। हालांकि दिल्ली में डेंगू से इस साल अब तक किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है और अभी भी बड़ी संख्या में मामले दर्ज हो रहे हैं। और वहीं देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 31,222 नए मामले सामने आए हैं और वहीं 290 लोगों की मौत भी हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 42,942 लोग ठीक हुए, जिसके बाद ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर अब 3,22,24,937 हो गई। और वहीं अब एक्टिव केस घटकर 3,52,864 हो गए हैं। और वहीं आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के अब तक 3,30,58,843 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से अब तक 4,41,042 लोगों की मौत हो चुकी है। और वहीं देश में पिछले
दिन कोरोना वैक्सीन की 1,13,53,571 डोज दी गई, जिसके बाद टीकाकरण का कुल आंकड़ा 69,90,62,6776 पर पहुंच गया। और वहीं आपको बता दें कि देश के सभी राज्यों की तुलना में केरल में कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं।